नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। सियासी हलचल भांपते भांपते हम पहुंच गए हैं जींद। वह जींद जिसे प्रदेश की सियासी राजधानी भी कहा जाता है। कई बार चर्चाएं चली कि जींद को प्रदेश की राजधानी बनाएं, लेकिन वह मामला सिरे नहीं चढ़ पाया। सियासी राजधानी इसलिए भी क्योंकि अगर आप शहर में प्रवेश करोगे तो आपको यहाँ की मिट्टी में भी वो महक आने लगेगी कि प्रदेश की सियासत में क्या होने वाला है। यहाँ का कण कण बताता है कि राजनीति किस ओर करवट ले रही है। यही कारण है जब भी कोई राजनीतिक दल सत्ता की ओर जाने लगता है तो वो सबसे पहला श्री गणेश जींद से ही करता है। तो हम भी आज जींद की धरती पर हैं और जींद के प्रबुद्ध लोगों से, जींद के वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा करेंगे कि प्रदेश की सियासत में क्या होने जा रहा है। तो मैं आप इन्हीं से बोलूँगा कि ये आप अपना परिचय देंगे और आपको बताएंगे कि क्या होगा प्रदेश की सियासत में। एक बार आप अपना परिचय दीजिए। देखिए, राजकुमार गोयल। सबसे पहले हम सोनीपत की ही बात करेंगे। बीजेपी ने यहाँ मोहनलाल बड़ोली को मैदान में उतारा है। उसके बदले में कांग्रेस ने भी उसी समाज का, जो ब्राह्मण समाज के हैं सतपाल ब्रह्मचारी जी, उनको मैदान में लेकर आए हैं। चूँकि अब दोनों एक ही बिरादरी के हैं तो दोनों में एक अच्छा मुकाबला फिलहाल तक मान रहे हैं। मोहनलाल बड़ोली का मुकाबला करने के लिए जो सबसे ज़्यादा आवाज़ जींद के लोगों के बीच में आ रही थी, अगर ब्रह्मचारी को टिकट मिलती है तो मुकाबला कर सकते हैं। कांग्रेस ने काफ़ी लेट टिकटें दी। 10 की 10 सीटों पर जो टिकटों का आवंटन किया, सबसे पहले लोगों की उन्होंने आवाज़ ली। बीजेपी ने सबसे पहले टिकटें डिक्लेयर कर दी। उसके बाद अखबारों में चर्चाएं रहती थी, अगर सोनीपत से इस आदमी को टिकट दे देते हैं जीत जाएगा, हिसार में ये जीत जाएगा, सोनीपत में जीत जाएगा। जो वह सबसे ज़्यादा मुखर बनकर आई, कांग्रेस ने उन्हें कोई कैंडिडेट बनाया। सोनीपत लोकसभा से सबसे ज़्यादा आवाज़ ब्रह्मचारी के बारे में आ रही थी और कांग्रेस ने ब्रह्मचारी को ही कैंडिडेट बनाया। अगर हम पीछे आप देखें कि पूरा चुनाव पीक पर है, अब चुनाव मतदान आने वाला है, ऐसे में हमें ये लग रहा है कि सोनीपत लोकसभा सीट पर पूरा अच्छा मुकाबला है, आपस की टक्कर है बीजेपी कैंडिडेट में और कांग्रेस कैंडिडेट में। एक अच्छा मुकाबला हम उसको मान सकते हैं। आप जी सर, सतेंद्र, हरिभूमि न्यूज। तो सर ये है कि अब इलेक्शन पीक पर है, 10 की 10 लोकसभा सीट की, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि आज के दिन बीजेपी बढ़त की तरफ है। नहीं, कांटे की टक्कर है। हर सीट के ऊपर पेच फंसे हुए हैं। पहले जो बात थी विकास की, उन चीजों से हट करके अब भी बात मोदी की चली हुई है। जो प्रत्याशी मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, अगर उसका विकल्प के तौर पर कांग्रेस की तरफ देखें तो कांग्रेस की खास बात यह कि संगठन नहीं है, उनका इलेक्शन लोग लड़ रहे हैं। और एक जो वोट बचता है वो वोट भी बज रहा है, कुछ वोट साइलेंट है। मगर ये भी एक बात है कि लोगों के सामने सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी का और मुफ्तखोरी का। बेरोजगारी का, अगर रोजगार नहीं होगा तो इसको सोच भी रहे हैं लोग, रोजगार नहीं होगा तो हम किस तरफ जा रही है। महंगाई है, महंगाई सर पे चढ़ के बोल रही है। एक चीज हमें माननी पड़ेगी कि कांग्रेस ने अब की बार, पहली बार जो देखने में आया कि टिकटों का वितरण बहुत अच्छे से किया है। कई बार कैंडिडेटों का विरोध होता था, कई बार लोगों की पसंद के नहीं होते थे, लेकिन जो धरातल पे जो लोग चाहते थे, अब की बार कैंडिडेटों का चयन, हार जीत तो सेकेंडरी विषय है, लेकिन यूं लगता है कि कांग्रेस मुकाबले में है, बड़े अच्छे मुकाबले में। और उस स्थिति में कि जब संगठन नहीं है और आप किसी के ऊपर जिम्मेवारी तय नहीं कर सकते, तो उस स्थिति में कांग्रेस का चुनाव में खड़े रहना, और जो सत्ता जिस पार्टी की है, सब संसाधन उनके पास हैं, सारी चीजें उनके पास है, और उस पार्टी से आप लड़ाई लड़ो। लोग भी चाहते थे कि भाई अब की बार एक सबसे बड़ा जो लोग चाहते हैं कि भाई आप ये मान के चलना कि ये चुनाव यूं लगता है कि जैसे जींद और सोनीपत इनके बीच में है कि जींद के लोग ये चाहते हैं कि हमारा जींद का कैंडिडेट ही सांसद बने। जैसे हमारा जींद परिसीमन में जैसे चेंज हो गया था, जींद सीट पहले हिसार में होती थी और हमारा जींद का ये हमेशा सांसद बनता था। तो अब भी लोगों के दिमाग में ये है कि हमारे जींद से ही सांसद बने। तो एक फैक्टर ये भी काम कर रहा है इस बात का। तो वो कितना होगा, कैसे होगा, तो वो तो अभी और 2-4-5 दिन में तो चीजें होगी तय। नमस्कार, मेरा नाम विजेंद्र कुमार है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ और टीवी चैनल्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी सालों से। 2014 में हमने देखा कि मोदी वेव थी, उसके बाद 2019 में पुलवामा की इमोशंस थी, पूरे देश ने वोट किया। लेकिन 2024 में जो तस्वीर है वो बिल्कुल डिफरेंट है।
पूरे देश के अंदर ना तो बीजेपी के खिलाफ लहर है ना पक्ष में लहर है, और वही सेम माहौल हरियाणा के अंदर है। कोई किसी के पक्ष में माहौल नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। वोटर अब की बार बहुत साइलेंट नज़र आ रहा है। आपने बात की जींद सियासी राजधानी है, सियासी राजधानी ज़रूर है, लेकिन बात की जाए पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ, सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगार है वो जींद के अंदर है। कि पूरा इलेक्शन रूरल और अर्बन में बटा हुआ है। शहर की हवा कुछ और कहती है, गांव की हवा कुछ और कहती है। देखिए, अगर इस बार के इलेक्शन की बात करें तो जो चुनाव है वो किसी विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा। कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा है, उसके अंदर कितनी समझ है, इस पर नहीं लड़ा जा रहा। सिर्फ मोदी फैक्टर और एंटी मोदी फैक्टर पर काम किया जा रहा है। सिर्फ मोदी को या तो जिताना है या फिर उसके जो विरोध में उसको हराना है। जींद में क्या विकास हुआ, अगर हम जींद में आपके सामने डिबेट में शामिल हो रहे हैं तो हम जींद के बारे में बात करेंगे। जींद को प्रदेश की राजनीति कहा जाता है। बड़े बड़े नेता यहाँ से रैलियाँ करके, पद यात्राएं करके मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन आज तक जींद का विकास किसी ने भी नहीं किया। ये बात सही है। एक बहुत बड़ा तबका साइलेंट है, और जो प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी ये भी है कि खास बात बाहर की तरफ घूम रहे हैं, ज़्यादातर बाहर की तरफ। या तो शहर के ऊपर उनका जोर है या फिर बाहरी, ठीक है, वो डोर टू डोर नहीं कर रहे हैं, और जा रहे हैं तो वो भी अपने चुनिंदा उसके ऊपर। इतनी वो बात भी नहीं है, लोगों की भीड़ भी उनके पीछे नहीं दौड़ती। अगर वे कोई बड़ी जनसभा कर रहे हैं या ज्यादा गैदरिंग हो इकट्ठी हो रही है, मैक्सिमम अगर ग्रामीण अंचल में देखें 100 से 125 तक या 20 से 30 तक पार्टी वाइज है, और शहर में है तो वो 150 से 200 तक की गैदरिंग हो जाती है, मगर वो चुनिंदा जगहों पे होती है, पहले जिसके बारे में बताया गया है। मगर ये भी लोग भी इतनी ज़्यादा दिलचस्पी इसके अंदर नहीं ले रहे हैं, और जहाँ तक देखा जा रहा है हो सकता है कि ग्रामीण अंचल में अब की बार मतदान ज़्यादा हो शहरी की बजाय। जी सर, क्या होगा ये तो खैर बता नहीं सकते, लेकिन मुकाबला बड़ा जोरदार है। जी जी, देखो सिरसा सीट की अगर हम बात करें तो सिरसा सीट पे कुमारी शैलजा जी और अशोक तंवर जी बड़ा अच्छा चुनाव दोनों का है। और अगर हम बात करें भिवानी की, तो राव दान सिंह जी को जब टिकट दी तो लगता था कि किरण चौधरी जी ने मान लो जैसे जिस तरह से उनकी खिलाफत की और एक बार लगता था कि शायद खड़ी हो जाएगी, लेकिन नहीं, वहां राव दान सिंह जी ने बहुत अच्छी वापसी करके और एक कड़े मुकाबले में मतलब खड़ा कर लिया अपने आप को, और मजबूरन किरण चौधरी जी को उनके पास आना पड़ा। इस मामले में तो कांग्रेस देखो बड़ा अच्छा, हिसार सीट की हम बात करें तो जयप्रकाश जी बड़ा अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। हम सोनीपत पे तो राजकुमार जी ने जैसे बताया जी। कुरुक्षेत्र देखो, कुरुक्षेत्र सीट पे बड़ी, जो कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मतलब पिछले 10 दिन पहले तो ये था कि वो चुनाव में लड़ूंगा नहीं, कोई उसका कोई शोरगुल नहीं था, कोई बात नहीं थी, कोई चर्चा नहीं थी, और उसको एकदम नवीन जिंदल जी को टिकट दे दी, और वहां वो फंसे हुए हैं। मुझे लगता है कि वहां भी बड़ा टफ मुकाबला है। अंबाला लोकसभा सीट की अगर बात करें तो वरुण जी और बंतो कटारिया में बड़ा अच्छा मुकाबला है। गुड़गांव में अगर हम बात करें तो वहां भी लगता है कि वहां थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थोड़ा राव इंद्रजीत आप हैं, लेकिन इसी तरह फरीदाबाद की स्थिति है जी, तो बहुत अच्छे मुकाबले में है। तो करनाल में मुख्यमंत्री खुद लड़ रहे हैं। देखो हैरानी की बात तो ये है कि मेरी कई बार बात हुई, नेताओं से बात होती है कि करनाल मुख्यमंत्री जी को भी खुद बड़ा एक मेहनत करनी पड़ रही है कि यूं, तो ये स्थिति बड़ी हाँ जी अलग तरह की है कि ना तो वोटर बोल रहा है और साइलेंट है। वही आप वाली बात है कि गांव में वोटर शोरगुल है और शहरी बिल्कुल मतदाता चुप है, और वो साइलेंट वोट किसका है अब कैसे होगा तो वो देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है साइलेंट वोट किधर जा सकता है? या वो मोदी भक्त है जो साइलेंट है, या फिर उनमें भी ऐसा है कि कुछ अलग हो सकता है? देखिए 2014 में आपने देखा वोटर्स वोकल थे, यानी कि आउटस्पोकन थे, बोलते थे, चाहे सोशल मीडिया की बात करें या चाहे कहीं किसी रैली की बात करें, लोग समाज में वैसे बोलते थे। 2019 तक भी माहौल ऐसा था, लेकिन अब की बार माहौल वैसा नहीं है। यानी कि जब लोग बोलते थे तो डायरेक्ट सीधे सीधे बीजेपी को वोट करते थे, पता चलता था, लेकिन अब की बार साइलेंट हैं। और अब की बार लेकिन ये खास बात देखने वाली होगी कि हरियाणा में कोई बड़ी बात नहीं है, चौंकाने वाले अब की बार रिजल्ट्स यहाँ पर हो सकते हैं। पर एक पत्रकार को ये एथिक्स उसके अलावा नहीं करते कि वो भविष्यवाणी करे, लेकिन ये तय जरूर है कि अब की बार चौंकाने वाले आंकड़े होंगे। जिस प्रकार 2019 में स्थिति थी कि
बीजेपी एक तरह से उन्होंने क्लीन स्वीप किया था उन्होंने, वो वाली सिचुएशन हरियाणा के अंदर अब की बार नहीं है। नेक टू नेक और बहुत सारी सीटों पे तो डायरेक्ट कंटेस्ट है और बड़ा कड़ा मुकाबला हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन एक राजकुमार जी ने बताया कि नेताओं के पास रोड मैप नहीं है बड़े स्तर पर, कि अगर जीत गए तो इस हलके को लेकर या इस लोकसभा सीट को लेकर हम ये विकास करेंगे। लोकसभा चुनाव का असर विधानसभा चुनाव पे जाएगा, क्योंकि पिछली बार 10 सीटें क्लीन स्वीप किया था भाजपा ने, लेकिन उसके बाद रिजल्ट में क्या हुआ, 57% से 36% पे आ गए। इस बार क्या हो सकता है? देखिए, इस बार हरियाणा की जो राजनीति होगी वो सीधा सीधा लोकसभा चुनाव पर डिपेंड करेगी। सीधा सीधा संबंध अगले विधानसभा चुनाव का सीधा संबंध इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर है। बल्कि कांग्रेस ने तो एक डिक्लेयर कर दिया है कि जो भी कैंडिडेट है, अगर जो बाकी जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं, जो इच्छुक प्रत्याशी हैं, अगर उनको टिकट चाहिए तो इस बार लोकसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट को जीत कर दिखाओ। अगर ये पता चल गया है कि कोई भी प्रत्याशी अच्छा प्रचार नहीं कर रहा है, इच्छुक प्रत्याशी, तो उसके अगले चुनाव में टिकट नहीं दी जाएगी।